अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं पर आपको न्यूज़पेपर समझ नहीं आता और आप डेली न्यूज़पेपर ड्यू टू एनी रीज़न रीड नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट, आपके जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है आपको हेल्प करेगी कि उनको अलाइन कर सके विद डे टू डे इवेंट्स। सेकेंड, आपके न्यूज़पेपर फियर को हटाएगी। थर्ड, बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। So let's start with today's video. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sania. जो आपको स्क्रीन पे आर्टिकल्स दिख रहे हैं रिलेटेड टू मेंटल फिटीग, मून डे, रिफॉर्म इन एविएशन सेफ्टी, इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड पर्सनल लोन, ये हमने कल डिस्कस करे थे। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप या तो कल का न्यूज़पेपर रीड कर लें या तो आप इस वीडियो को देख लें। नाउ आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल हमारा है रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। न्यूज़ ये है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट एज अ टॉपिक। पहले हम समझेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बीच में होता है, जिनको हम एमपीज कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के लोग एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। याद रखने की बात ये भी है कि जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं, वेदर इलेक्टेड और नॉट इलेक्टेड, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ये कम्प्लीटली एक सेंटर का प्रोसेस है, इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेकेंड, आर्टिकल 67B इम्पॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 67B वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर रहे हैं तो उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना होगा। थर्ड, आर्टिकल 68 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 68 ये बोलता है कि अगर वैकेंसी है इन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। सो दिस इज मेजरली अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। आप इन डिटेल भी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सीख सकते हैं। अनदर फन फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू शेयर इज कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ही ड्रॉज हिज सैलरी एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ है बट आज इम्पॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कैन प्रिसाइड ओवर राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। You can answer this question in comment section. We will discuss answer in tomorrow's video. अगला आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्लियामेंट बिगिंस प्रोसेस फॉर जस्टिस वर्मा इम्पीचमेंट। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, अगर आपको क्लॉज 4 नहीं याद रहता तो आप बस इतना याद रखें कि आर्टिकल 124 में ये बात लिखी है दैट ग्राउंड फॉर रिमूवल फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस इज मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सिर्फ आप इन दो ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को। वन इज मिसबिहेवियर एंड द अदर इज इनकैपेसिटी। अगर मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। जो अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो स्पीकर की एक्सेप्टेंस चाहिए और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो चेयरमैन की एक्सेप्टेंस चाहिए। जो स्पीकर और चेयरमैन है इन दोनों की मर्जी है, जहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ है वो इधर एडमिट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे मोशन को। लेट्स से कि मोशन एडमिट हो चुका है तो एक कमेटी बनेगी 3 लोगों की, एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक CGI होगा किसी हाई कोर्ट का और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। फिर ये लोग उस केस को इवैल्यूएट करेंगे, उस पर एविडेंस इकट्ठा करेंगे, दे विल लुक इनटू द मैटर। और अगर इन्होंने भी बोला कि हाँ कि बात सही है इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद, तो फिर उसके बाद अगर दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्रेजेंट इन वोटिंग के साथ मोशन पास कर दें तो वो सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव हो जाता है। अब आपको ये भी ज़रूर याद रखना है कि आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद अभी तक कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है जो इम्पीच्ड हुआ है। इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1-2 के अगेंस्ट, बट कोई भी अभी तक इम्पीच नहीं हुआ है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, इन जनरल भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये है यूपीएससी मेंस 2020 की, the judicial system in India has always remained independent and impartial.
discuss with reference to recent controversies and surrounding the higher judiciary. जब भी आप मेंस का कोई आंसर लिखते हो, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो बट यू आर जस्ट क्यूरियस, तो जस्ट शेयरिंग विद यू, तो आपको बेसिकली एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लाना चाहिए अपने आंसर में, क्योंकि 2 और 4 हमेशा बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. तो आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने घर पे. एक एग्जाम्पल अगेंस्ट कि हाँ हमारे यहाँ पे इम्पार्शलिटी वगैरह एग्जिस्ट कर रही है. बहुत बार ऐसा बोला गया है कि जजेस, रिटायर्ड जजेस को उस पोस्ट रिटायरमेंट दे शुडेंट बी गिवन एनी पोस्ट लाइक गवर्नर की पोस्ट वगैरह कुछ नहीं उनको देनी चाहिए. बट जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज टेन्योर एज जज, उनको गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश अपॉइंट करा गया था इन द ईयर 2023. पर वहीं पे हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल हमारी जुडिशरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र कंट्रोवर्सी हुई थी अगेंस्ट गवर्नर की, वो उसके लिए फ्लोर टेस्टिंग लाए के लिए उन्होंने बोला और कहा कि गवर्नर जो है वो इलीगली कुछ नहीं कर सकते. तो वी ऑलवेज हैव ऑल द एग्जाम्पल दोनों साइड को सपोर्ट करने के लिए. एंड अगर आप कोई आंसर लिखोगे तो डू लेट मी नो, वी कैन रीड इट इन द कॉमेंट्स. नेक्स्ट important article in the news is related to legal status of right to vote. बेसिकली आज के जो न्यूज़पेपर था उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ थी. एज सच इकोनॉमिक न्यूज़ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आई, एंड इंटरनेशनली भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं जो हमें डिस्कस करना चाहिए. तो इसलिए 3 आर्टिकल्स पॉलिटी के ही थे. एंड अगर आप डेली रेगुलरली ये वीडियोस देख रहे हैं तो अभी तक आपको पता होगा आर्टिकल 143 क्या है, आपको ये भी पता होगा आर्टिकल 200 एंड 201 क्या है. अगर आप डेली वीडियोस देखेंगे, डेली न्यूज़पेपर रीड करेंगे, तो आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आउटकम गेन कर सकते हैं. सो आर्टिकल 326 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 326 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन है या स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन है, वो किस बेसिस पे होना चाहिए, वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद ईयर 1950 में एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया था 1950 का. उसकी सेक्शन 16 बोलती है कि नॉन सिटीजन्स को हम एनरोल नहीं कर सकते इन द इलेक्टोरल रोल. उसी का सेक्शन 19 बोलता है कि अगर इफ कोई 18 ईयर्स से कम है ऑन द क्वालिफाइड डेट एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो बेसिकली अगर हमेशा कट ऑफ डेट रिलीज़ करी जाती है. अगर आप उस कट ऑफ डेट को क्वालिफाई करते हैं और आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो आप इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर हो सकते हो. देन सेक्शन 62 ऑफ आरपी एक्ट 1951 वो बोलता है कि जो लोग इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास राइट टू वोट है. अब प्रॉब्लम ये है कि केस इन केस 1951 से केसेस चलते आ रहे हैं. इतने पुराने केसेस को याद रखना ज़रूरी नहीं है. तो डिबेट यही है, क्या राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या एक स्टैट्यूटरी राइट है, बस यही डिबेट है. ठीक है. और मल्टीपल केसेस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर कहा स्टैट्यूटरी है. तो वैसे राज बल्ला केस में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि राइट टू वोट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. वहीं पर अनूप बर्नवाल केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट. तो अभी करंट पोजीशन यही है कि राइट टू वोट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट. इसी जजमेंट के दौरान जस्टिस अजय रस्तोगी जी ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी. उनका रिमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप आंसर राइटिंग या बेसिकली स्टेट पीसीएस यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और अगर आपको आंसर में कुछ कोट करना है तो आप अजय रस्तोगी जी को कोट कर सकते हैं. उन्होंने बोला था कि राइट टू वोट जो है वो राइट टू एक्सप्रेशन का पार्ट है एंड राइट टू एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का पार्ट है. ठीक है. और उन्होंने बोला ये आर्टिकल 326 भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में बात करता है. फिर उन्होंने बोला फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए भी हमें राइट टू वोट की ज़रूरत है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स और समवेयर जहाँ पर आप इसको फर्दर यूज़ कर सकें. एंड नाउ वी हैव अनदर आर्टिकल. ये बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन के 2 पेजेस होते हैं. तो जो सेकंड पेज है उसके बॉटम में ग्राफ्स होते हैं.
तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि बॉय कंटिन्यू टू आउट नंबर गर्ल्स इन प्राइवेट स्कूल। अगर आपको याद होगा या आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि कुछ 1-1.5 साल पहले दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की एक स्टडी आई थी। आई डोंट रिमेंबर वो क्या थी, बट उसमें उन्होंने बताया कि सिंस दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत अच्छी है और वहाँ पे क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जा रही है, पर वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा लड़के कम हैं। तो बाद में पता ये चलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं और अपने लड़कों को अच्छी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल में भेज रहे थे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल डिसीजन मेकिंग और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ग्राफ जो न्यूज़पेपर में आते हैं उनको ध्यान से सुनना, रीड करना चाहिए, देखना चाहिए। तो बेसिकली ये आपको जो ग्राफ है उसको अच्छी तरह देखना चाहिए। अगर इस ग्राफ को नोट करेंगे, यहाँ पे बताया गया द शेयर ऑफ गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट और अदर स्कूल्स बिटवीन द ईयर 2012 टू 13 एंड 23 टू 24। तो जो ग्रे पोर्शन है वो 2012 का डेटा शो कर रहा है और जो ब्लू पोर्शन है वो 2023 का शो कर रहा है। एंड आप न्यूज़पेपर खोलिए, उसमें देखिए, इसमें 4 ग्राफ्स हैं और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आपको इस ऐसी इन्फॉर्मेशन पे काफ़ी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। देन अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज दैट रिलेटेड टू अर्थक्विक्स। अर्थक्विक की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक ऐसी इमेज आती है कि अर्थक्विक तो नेचुरल डिज़ास्टर है, बट रिसेंटली जो आज आर्टिकल आया उसके अकॉर्डिंग कि अर्थक्विक सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं रहा है, कि एक ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्विक्स भी अब हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पास्ट पता नहीं कितने ईयर्स से अभी 700 ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्विक हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दिल्ली एनसीआर है। हमने रिपीटेडली सुना है कि दिल्ली में अर्थक्विक्स आए हैं। जो दिल्ली है वो लाई करता है और महेंद्रगढ़ एंड देहरादून फॉल्ट, और दूसरी तरफ है दिल्ली हरिद्वार रिज। तो बेसिकली एक तो पहले ये यहाँ पे इनकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। सेकेंड इज कि दिल्ली के जो एक्वीफायर्स है वो डिप्लीटेड हैं, तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अंदर पानी नहीं है और बाहर बहुत सारा पानी या तो डैम्स में इकट्ठा है, तो ये एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण जो फॉल्ट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ओवर 60 अर्थक्विक्स लो मैग्नीट्यूड वाले एनसीआर में हुए हैं इन द पास्ट 5 ईयर्स। सेकेंड इज शादरे रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को अगर आप इमेजिन करें तो आपके दिमाग में हैवी रेनफॉल आती है, पर इस हैवी रेनफॉल के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज सिस्मिक एक्टिविटी नोट करी गई है। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो डिप्लीशन ऑफ एक्यूफायर्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज है और जो ड्रॉट कंडीशंस हैं, उनके कारण भी अर्थक्विक्स आ सकते हैं। और ड्रॉट्स के लिए हमारे पास एग्जांपल है 2014 का कैलिफोर्निया का अर्थक्विक, सेकेंड टर्की की कोन्या रीजन, एंड थर्ड वी हैव स्पेन का सर्दर्न आइबेरियन पेनिसुला। आपको स्पेन की कैपिटल का नाम पता है, और अगर नहीं पता है तो यू शुड लुक फॉर इट, गूगल करें और मुझे स्पेन की कैपिटल का नाम ज़रूर बताएं। तो आई थिंक दिस वॉज वी हैव अनदर आर्टिकल रिलेटेड टू ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। बेसिकली इंडिया ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो आ रही है न्यूज़ में वो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। बहुत सारी कंपनीज अपने कैपेसिटी सेंटर्स इंडिया में बना रही हैं। बेसिकली कैपेसिटी सेंटर्स होते क्या हैं? ये ऑफशोर यूनिट्स होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट और स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस के लिए किसी और कंट्री में बिल्ड करती हैं। इन सेंटर्स का काम होता है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इस सब पे फोकस करना। ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक आर्म होती है। इसका काम एक्सटर्नल क्लाइंट्स को हेल्प करना नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, लगा लो गोल्डमैन सैश को ही सिर्फ हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास है मैकेंजी नॉलेज सेंटर इन गुड़गांव, ये लार्जेस्ट रिसर्च सपोर्ट है यूनिट ग्लोबली। सो दीज वर ऑल द आर्टिकल्स जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर and let me know in comment section how this video is helping you. Thank you for your time and patience. I'll see you in the next one.